हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं सीटेट 2015 के प्रश्न पत्र को हल करने वाले हैं। और इस वीडियो के अंतर्गत हम करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान के 30 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। और ये वीडियो प्रथम और सेकंड दोनों पेपर के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रथम प्रश्न से। तो दोस्तों, प्रथम प्रश्न है, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है। प्रथम ऑप्शन है प्रकृति और पोषण पर बहस, और सेकंड है बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा, और थर्ड है क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असत प्रक्रिया है, और फोर्थ है भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेष अवस्था है। तो दोस्तों, संवेदी गतिक अवस्था, इसकी जो टाइम पीरियड रहता है जन्म से 2 वर्ष, और इसका रहता है 3 से 6 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक का, और मूर्त संक्रियात्मक का रहता है 7 से 11 वर्ष, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का जो समय रहता है 11 वर्ष के बाद। तो इसमें बच्चा क्या करता है, मूर्त रूप से अमूर्त रूप से क्या है, वैज्ञानिक चिंतन करने लगता है। और जो हमारा थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन में क्या है, मूर्त चिंतन करने लगता है, जो उसके सामने चीजें हैं उस पर तर्क लगाना शुरू कर देता है। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यो मेरे लिए करेंगे और मैं वो आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोलबर्ग के नैतिक तर्कणा की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा। प्रथम है सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, और सेकंड है दंड और आज्ञा पालन अभिमुखीकरण, और फोर्थ है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण, और फोर्थ है सामाजिक अनुबंध अभिमुखीकरण। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसके सही आंसर फर्स्ट और थर्ड, इसके दोनों ही क्या हो जाएंगे, सही आंसर हो जाएंगे। जब रिवाइज आंसर की आई तो रिवाइज आंसर की में इन दोनों ही ऑप्शन को सही माना गया था। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रगतिवादी शिक्षा। ऑप्शन फर्स्ट है, इस मत पर विश्वास करती है कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना है और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता है। और सेकंड है, समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। और थर्ड है, अनुबंध और पुनर्बलन के सिद्धांतों पर आधारित है। और फोर्थ है, पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है क्योंकि वे ज्ञान के एकमात्र स्रोत हैं। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रगतिशील किसको बोलेंगे हम, कौन सी प्रगतिशील है, जिसमें बच्चा क्या है, समस्या समाधान, जिसमें समस्या का समाधान करें और आलोचनात्मक चिंतन में अधिक बल देती हो, उसी को हम क्या कहेंगे, प्रगतिशील शिक्षा कहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर अनेक उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं। अभिसारी चिंतन, जानकारी का
पुनर्स्मरण और बच्चों का मानकीकृत आकलन और विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है, अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द है। और सेकंड है, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। और थर्ड है, विकास अधिगम से स्वतंत्र है। और फोर्थ है, अधिगम विकास के पीछे रहता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो विकास और अधिगम के बीच संबंध कौन सा है? अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो दोस्तों प्रश्न को क्या है, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। ऑप्शन फर्स्ट है, विकास जीवन पर्यंत होता है। और सेकंड है, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। और थर्ड है, विकास संशोधन योग्य होता है। और फोर्थ है, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। तो दोस्तों ये तीनों ही तो क्या विकास के संबंध में सही बात कह रहे हैं, लेकिन फोर्थ क्या है, विकास केवल संस्कृति से शासित होता है या निर्धारित होता है। तो हमें क्या पूछा है कि कौन से विकास की एक सिद्धांत नहीं है? तो नहीं कौन सा है? ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या है, विकास के सिद्धांत के रूप में क्या एक सही कारक नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या पूछा था, कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें बाल केंद्रित शिक्षा की दोस्तों क्या आपको प्रमुख विशेषता बतानी है। प्रथम है, शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है जो अधिगम पथ और बच्चों के व्यवहार को निर्धारित करता है। तो दोस्तों इसमें क्या है, बलपूर्वक शिक्षा क्या करवा रहा है, बलपूर्वक करवा रहा है। तो ये कहाँ से बाल केंद्रित शिक्षा हो जाएगी, तो ये तो नहीं होगा। सेकंड देखते हैं, शिक्षक बच्चों के लिए व्यवहार के समरूप तरीकों को निर्धारित करता है और जब वे उनका पालन करते हैं तो उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देता है। तो दोस्तों ये भी क्या हो जाएगी, शिक्षक केंद्रित हो जाएगी। अगला देखते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड, शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सिखाने के लिए उसे प्रस्तुत करना और शिक्षार्थियों का मानदंडों का आकलन करना। और फोर्थ है दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन है, शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। तो दोस्तों क्या इसमें शिक्षक क्या करे, शिक्षक के मार्गदर्शन से क्या शिक्षार्थी अपने स्वयं की समझ का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, और निर्माण करने के लिए क्या है, उत्तरदायी बनाया जा रहा है। तो दोस्तों यही क्या हो जाएगा, बालक केंद्रित शिक्षा हो जाएगी। बाकी ये तीनों ही क्या है, शिक्षक केंद्रित आधारित है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, बुद्धि के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? बुद्धि विद्यालय में अच्छे प्रदर्शन की योग्यता है। तो अगर आप क्या विद्यालय में क्या अच्छी योग्यता या अच्छे नंबर ला रहे हैं तो आपको बुद्धिमान कहा जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। सेकंड है, बुद्धि बहुआयामी है और उसमें कहीं पहलू निहित है। तो दोस्तों एकदम सही बात है। अगले ऑप्शन को देख लेते हैं, बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धिलब्धि परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि केवल क्या है, मानकीकृत द्वारा ही क्या बुद्धि को निर्धारित कर रहे हैं। और ऑप्शन फोर्थ है, बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्यप्रणाली, उदाहरणतः प्रकरण की
गति संवेदी विभेदी है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बुद्धि क्या है? बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, लिंग जेंडर पक्षपात डैश डैश की ओर संकेत करता है। जो दोस्तों लिंग जेंडर पक्षपात है वो कौन से ऑप्शन की ओर संकेत करता है? ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो जेंडरवाद की पक्षपात की ओर संकेत कर रहा है? तो चेक कर लेते हैं ऑप्शन को। फर्स्ट ऑप्शन है अपने शारीरिक विज्ञान, अपने शरीर विज्ञान के कारण लड़कों और लड़कियों के बीच भिन्नता। तो दोस्तों ये तो क्या है? पक्षपात की ओर क्या संकेत नहीं कर रहा है? शरीर विज्ञान के कारण जो लड़का और लड़की है इसमें भिन्नता, तो ये तो क्या है? संकेत नहीं कर रहा है जेंडर पक्षपात की ओर। सेकंड देख लेते हैं, सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों की ओर भिन्न व्यवहार। तो दोस्तों सांस्कृतिक आधार पर हम क्या कर रहे हैं कि ये लड़का है, लड़की ये कार्य करेगी और लड़का ये काम करेगा। तो इसमें इस प्रकार से क्या है? आधारित हो रहा है, व्यवहार को क्या कर रहा है? इस प्रकार से विभाजित कर रहा है। तो यही क्या हो जाएगा? जेंडर पक्षपात हो जाएगा। चलो अगला ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, आनुवांशिक भिन्नताएं जो लड़कों और लड़कियों में मौजूद हो। तो ये भी नहीं कर रहा है। और फोर्थ है स्त्रियोचित और पुरुषोचित विशेषताओं में सापेक्षिक रूप से स्वयं का बोध। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये क्या कर रहा है? जेंडर पक्षपात की ओर संकेत कर रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। तो दोस्तों प्रश्न है, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आपके पास कक्षा में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम पीढ़ी के रूप में, प्रथम पीढ़ी का मतलब है दोस्तों जो उनके माता पिता, दादा दादी, परदादा ये आज तक विद्यालय गए ही नहीं हैं, विद्यालय आ रहे हैं, आपके द्वारा निम्नलिखित में से किए जाने की संभावना सर्वाधिक होगी कि ऐसे विद्यार्थी आपके कक्षा में आ रहे हैं जिनके माता पिता आज तक स्कूल गए ही नहीं हैं, परदादा आदि स्कूल गए नहीं है, वो प्रथम पीढ़ी है जो विद्यालय जा रहे हैं। तो आप उन बच्चों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? तो ऑप्शन फर्स्ट है, बच्चों से कहेंगे कि उनमें आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है। तो दोस्तों आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि उनको क्या बोलेंगे कि आप में आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, अब उन्हें अपने माता पिता के काम में सहायता करनी चाहिए। तो दोस्तों ये तो गलत हो जाएगा। माता पिता को बुलाएंगे और उनसे उनके अपने बच्चों को ट्यूशन लगाने के लिए कहेंगे। दोस्तों बिल्कुल ऐसा भी नहीं करेंगे आप। और कक्षा गतिविधि के समय गृह कार्य के लिए उन्हें बुनियादी सहयोग और अन्य सहायता उपलब्ध कराएंगे। तो दोस्तों ये क्या है? सही बात है। और उन्हें याद करने के लिए उत्तर को 5 बार अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए गृह कार्य देंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं करेंगे आप। तो ऑप्शन नंबर सही 3 क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रकृति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका होती है? तो दोस्तों प्रथम ऑप्शन है सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार से होता है। तो दोस्तों सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार से होता है? तो ऐसा तो नहीं है। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिलना। तो दोस्तों यही विद्यालय का क्या भूमिका रहेगी कि सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुरूप विकास के अवसर देना। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, बच्चों के आकलन के लिए नियामक मानक स्थापित करना। और फोर्थ है सुनिश्चित करना कि शिक्षक मानकीकृत निर्देश और पाठ्य पुस्तक
का उपयोग करें। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका के सबसे महत्वपूर्ण भूमिका। समावेशी कक्षा में दोस्तों एक शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन सी होगी? ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावनाओं को प्राप्त करने का अवसर मिले, बिल्कुल सही बात है। अगला देख लेते हैं, कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाने की प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े, ठीक है। अगला देख लेते हैं, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देशित दे रही है। और फोर्थ है, बच्चे के माता पिता के व्यवहार को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के भावी व्यवसाय को जान सकें। तो दोस्तों ऐसा तो आप नहीं करेंगे, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावनाओं को प्राप्त करने के समान अवसर मिलें। ऐसा किसमें होता है? समावेशी कक्षा में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अपनी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे? एक अध्यापक के रूप में आप किस प्रकार से सहायता करेंगे? तथ्यात्मक जानकारी देकर। सेकंड है, अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने के अवसर देना। तो दोस्तों जहाँ पे आप बच्चे को क्या है, अभिव्यक्त करने के अवसर दे रहे हैं या खुद को समझने के अवसर दे रहे हैं बच्चे को, वो ऑप्शन ज़्यादा से ज़्यादा सही होने की संभावनाएं बनती है। और जिन प्रश्नों में केवल या एक ही इस प्रकार के आपको क्या दिखते हैं, शब्द दिखते हैं, वो क्या है, गलत होने की उनकी ज़्यादा संभावना रहती है। ऑप्शन थर्ड को चेक कर लेते हैं, बच्चों को सूचनाएं लिखाकर उन्हें याद करने को कहकर। और फोर्थ है, यदि बच्चे की अवधारणाएं गलत हो तो उन्हें दंड देकर। तो दोस्तों ये ऐसा काम आप नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने के अवसर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तक पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह रणनीति शायद अधिक समय तक काम न करे, क्योंकि क्या है, बच्चे जब पुस्तक पढ़ रहे हैं तो उन्हें क्या दिया जा रहा है, प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। तो ये जो रणनीति है अधिक समय तक काम नहीं करेगी। तो इसका कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन प्रथम है, जब अधिक संख्या में बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे तो बड़ी मात्रा में प्रमाण पत्र देने होंगे। और सेकंड है, पुस्तकों को पढ़ाना बच्चों को उनके गृह कार्य को पूरा करने में बाधा डालना। और थर्ड है, यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तक को पढ़ने की तरफ ले जा सकते हैं। तो दोस्तों यही क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, पुस्तकालय में बहुत अधिक पुस्तकों को खरीदने की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए, अगर आप क्या कर रहे हैं, बच्चों को पुस्तक पढ़ने पर प्रमाण पत्र दे रहे हैं, तो बच्चा क्या है, केवल क्या करेगा, प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तक पढ़ने लगेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है। कक्षा है और कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होगी? तो ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना। तो दोस्तों आप सिर्फ परीक्षा के लिए बच्चों को तैयार नहीं करना है आपको। और सेकंड है, सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तर के लिए तैयार करना। सिर्फ और सिर्फ सही उत्तर के लिए तैयार करेंगे आप बच्चे को। और थर्ड है,
समय सारणी का कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम से बांधे रहना। तो आपको क्या, बच्चों को पाठ्यक्रम से भी नहीं बांधना है। और फोर्थ है सीखने की विश्वसनीय स्थिति जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वयं चिंतन की सुविधा देना। जहाँ पे बच्चे क्या स्वयं से चिंतन कर रहे हैं, तो इस प्रकार के क्या करेंगे आप, अवसर देंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों के संबंध में सबसे उपयुक्त है। प्रथम है, बच्चे गलतियां करते हैं। तो ये तो स्वाभाविक है कि बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं होती। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बच्चे में क्या विचार करने की क्षमता नहीं होती, तो ये तो गलत हो जाएगा। और सेकंड है, बच्चे की गतिविधियां एक खिड़की के समान होती है यह जानने के लिए कि वे किस प्रकार गलती करते हैं। तो दोस्तों अच्छी बात है, अगला देख लेते हैं। गलतियों से बच्चे के लिए बच्चों को शिक्षक का अनुसरण करना चाहिए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि बच्चे को क्या है, शिक्षक का अनुसरण करके ही या अनुकरण करके ही सीखना चाहिए। अगला है, बच्चों की गलतियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन्हें कठोर दंड दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों कठोर दंड नहीं देना है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। बच्चा क्या है, गलतियां करता है और उनकी गलतियों को क्या करना है, आपको जानना है कि वे किस प्रकार से सोचते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्यों। ऑप्शन फर्स्ट है, आज के समय में केवल अंक ही शिक्षा में महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज के समय में क्या अंक ही महत्वपूर्ण है। सेकंड ऑप्शन है, बच्चों को अंक दिए जाने चाहिए ताकि वे समझ सकें कि अपने सहपाठियों की तुलना में वो कहाँ पर है। तो तुलना भी नहीं करवानी है आपको। और थर्ड है, आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की प्रतिपुष्टि भी होती है। तो दोस्तों ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आकलन से क्या है, एक अध्यापक अपने अधिगम का आकलन भी कर सकता है कि जो हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है वो बच्चों को कितना समझ आ रहा है। ऑप्शन फोर्थ है, आकलन ही एकमात्र तरीका है जो आश्वस्त करता है कि शिक्षकों ने पढ़ाया और बच्चों को समझ आ गया। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आकलन से क्या है, शिक्षक अपने अधिगम का भी क्या कर सकता है, मूल्यांकन कर सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 और प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है। प्रश्न है दोस्तों, पाठचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2015 पृष्ठ 13। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट है, पाठ्य पुस्तक के अध्यायों को क्रमानुसार पूरा करना। और सेकंड है, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। और थर्ड है, बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने में पर्याप्त अवसर देना। तो जहाँ पे दोस्तों आप बच्चे को क्या है, पर्याप्त अवसर देते हैं, वो ये ऑप्शन क्या हो जाता है, सत्य हो जाता है। चलो फोर्थ को देख लेते हैं, बच्चों के अनुभवों को बच्चों के अनुभवों को निरस्त कर
पर ध्यान केंद्रित करना है। तो दोस्तों बच्चों के जो अनुभव है, अनुभवों को क्या करना है, आपको निरस्त नहीं करना है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहन करने के लिए शिक्षकों को डैश डैश की आवश्यकता होती है। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चों को प्रेरित करने, और सेकंड है बच्चों को डांटने, और थर्ड है बच्चों को नियंत्रित करने, नियंत्रण रखने में, और फोर्थ है अन्य बच्चों के साथ तुलना करने में। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या हो जाएगा, शिक्षिका को बच्चे को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत हैं। प्रथम है सीखने के लिए अभिप्रेरित करने में भावनाओं की कोई भूमिका नहीं होती, और सेकंड है कुछ नया सीखना इस पर निर्भर करता है कि उनमें हम कितने निपुण हैं, और थर्ड है सीखने के लिए भावनाओं को अलग रख देना चाहिए, और फोर्थ है प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती है। तो दोस्तों क्या होती है, जब आप क्या है कुछ सीख रहे हैं तो सीखने में भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों की डैश डैश की योग्यता का आंकलन करते हैं। प्रथम है सही उत्तर की पहचान करने, और सेकंड है सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करने, और थर्ड है सही उत्तर का निर्माण करने, और फोर्थ है सही उत्तर की व्याख्या करने। तो दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्नों में आप बच्चों का क्या कर रहे हैं, एक तो सही उत्तर की पहचान करने और दूसरा हो जाएगा सही उत्तर का निर्माण। तो इसलिए ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे। रिवाइज आंसर की में इन दोनों को ही सही उत्तर माना गया था, प्रथम और थर्ड। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। प्रथम ऑप्शन है एक संस्कृति की रीति और मानदंडों को सीखना, और सेकंड है कौशलों का अर्जन, और थर्ड हो जाएगा मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, और फोर्थ हो जाएगा आनुवांशिक संरचना। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, हमें पूछा है कि सामाजिक प्रक्रिया का में शामिल नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, आनुवांशिक संरचरण इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द पद का प्रयोग किया है। स्कीमा अवधारणा, विकास के क्षेत्र, जीन और परिपक्वन प्रखंड। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा स्कीमा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चे स्व केंद्रित होते हैं, और सेकंड है बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, और थर्ड है बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, और बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी होते हैं। तो दोस्तों वाइगोस्की के अनुसार क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, अधिगम आवश्यकता वाले बच्चों का मानसिक विकास मंद होता है, और सेकंड है बच्चे निम्न बुद्धि वाले होते हैं, और थर्ड है बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है, और फोर्थ है बच्चे सदृश शब्द साइट वर्ड्स
को साइड वर्ड्स को आसानी से पहचानते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, सृजनात्मकता क्या है? समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों की पहचान अथवा तैयार करने की योग्यता। और सेकंड है सृजनात्मकता दोषों से ऊपर की बुद्धिलब्धि से सर्वाधिक बेहतर ढंग से परिभाषित होती है। और थर्ड है बुद्धि का एक प्रकार जो उन कौशलों से संबंधित होता है जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर होता है। और फोर्थ है बुद्धि का एक प्रकार जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना प्रकरण कौशलों पर अत्यधिक निर्भर होता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका क्या हो जाएगा? सृजनात्मकता का मतलब है कि समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता। तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, भारत में बहुत से बच्चे विशेषकर लड़कियां विद्यालय में अपने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं। आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है बच्चे के माता पिता से उनके गृह कार्य को पूरा करने के लिए ट्यूशन लगाने के लिए कहेंगे, तो ऐसा तो नहीं करेंगे। सेकंड है उसे उन बच्चों को कठोर दंड देना चाहिए जो अपना गृह कार्य नहीं करते हैं, तो दोस्तों कठोर दंड नहीं देंगे आप। और थर्ड है शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चे के घरेलू जीवन से जोड़ता है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। शिक्षिका को ऐसे गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चे के गृह कार्य से जोड़ता है। फोर्थ देख लेते हैं, शिक्षिका को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे अपने गृह कार्य को पूरा करने के लिए सुबह जल्दी उठें। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है ये आज के लिए सेकंड लास्ट प्रश्न हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे साथ पहले से बने आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 29वां प्रश्न, एक प्रभावी कक्षा में बच्चे शिक्षक से डरते हैं। तो दोस्तों जहां बच्चे शिक्षक से डरेंगे वो प्रभावी कहाँ से हो जाएगा? क्योंकि वो मौखिक और शारीरिक दंड देते हैं, तो प्रभावी कहाँ से हो जाएगा? जहां बच्चे शिक्षक से डरेंगे। सेकंड है बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते, और अगर बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते हैं तो प्रभावी कहाँ से हो जाएगा? और जैसे उन्हें अच्छे लगता है वो वैसे करते हैं। और थर्ड है बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। और फोर्थ देख लेते हैं, बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यास्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से क्या करते हैं? परीक्षा करते हैं। तो दोस्तों ये सिर्फ बच्चे क्या है परीक्षा के लिए तैयार हो रहे हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा कि शिक्षक क्या कर रहा है? सिर्फ मार्गदर्शन कर रहा है, और बच्चे क्या है स्वयं से क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए, और ये आज का अंतिम प्रश्न होगा। ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना। फर्स्ट है शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाना। तो दोस्तों ऐसा नहीं करेंगे, आपको क्या कठिन नहीं बनाना है, शिक्षार्थियों के लिए प्रत्यास्मरण को आसान बनाना। और तीसरा है अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेंगे। और फोर्थ है शिक्षिका के कार्यों को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा
प्रथम ही हो जाएगा दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा था? असंबद्ध लिखा था। हमने इसको क्या है, ध्यान से नहीं पढ़ा। असंबद्ध का मतलब है कौन सा कठिन है, जो इसमें गलत है। तो गलत कौन सा है? प्रथम ऑप्शन ही क्या है? गलत है। हमें हमसे प्रश्न को पढ़ने में गलती हो गई थी, तो आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।